हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। मेरा नाम है अजय ओझा और आप सभी देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की प्योर इंग्लिश मीडियम के अंदर पीवाईक्यू सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड। आपको विनाइल हैलाइड बताना है, इसमें से कौन सा विनाइल हैलाइड है। देखो दो टाइप के हैलाइड होते हैं, एक तो आपका अलाइल हैलाइड होता है और एक विनाइल हैलाइड होता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं भाई विनाइल हैलाइड की, कि विनाइल हैलाइड अपन किसको कहेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले आपको इसके लिए मैं आइडेंटिफिकेशन आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और उसके बाद अगर हैलोजन मिले तो ये आपका होता है विनाइल हैलाइड। ठीक है, कौन सा हैलाइड? विनाइल हैलाइड। लेकिन अगर आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद अगर आपको हैलोजन मिले तो ये आपका होता है अलाइल हैलाइड। कौन सा हैलाइड? अलाइल हैलाइड। जैसे ये जो सी नंबर वाला है ना आपका, ये देखो डबल बॉन्ड, फिर आपको मिल गया सिंगल बॉन्ड, उसके बाद मिल गया हैलोजन, तो ये तो हो गया आपका अलाइल हैलाइड। और विनाइल हैलाइड के लिए देखो ऑप्शन बी देखो आप, डबल बॉन्ड के बाद कार्बन, उसके बाद जस्ट बाद आपको क्या मिल गया? हैलोजन। यानी डबल बॉन्ड उसके बाद कार्बन फिर हैलोजन, डबल बॉन्ड उसके बाद नेक्स्ट कार्बन और उसके बाद हैलोजन। ये वाली सिचुएशन आपको मिल जाए तो वो कौन सा हैलाइड है भाई? आपका हो गया वो विनाइल हैलाइड। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, ये ए कट गया और ये तो हमारा सी वाला तो अलाइल हैलाइड है और ये डी वाला भी हमारा अलाइल हैलाइड नहीं है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, बात आ गई समझ में। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो विनाइल हैलाइड है इसमें जो कार्बन होता है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और जो आपका अलाइल हैलाइड है इसमें जो कार्बन आपका होता है वो हैलोजन किससे अटैच होता है? sp3 कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विनाइल में हैलोजन sp2 से अटैच होगा और अलाइल में हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। हाँ, एक बात और, अगर आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो मैंने हिंदी मीडियम में भी इस पीवाईक्यू सीरीज की मैंने आपको पूरी पीडीएफ बना के मैंने आपको अपलोड कर रखी है। हिंदी मीडियम वाले आप स्टूडेंट्स हो तो प्लीज आप या तो इस वीडियो के एंड में देख लेना है, आप सर्च कर लेना हेलो एल्केन हेलो एरीन पीवाईक्यू सीरीज अजय अकेडमी, है ना। इस तरीके से हिंदी में आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, या फिर और भी कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई डाउट हो तो मैंने ये आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है, आप यहाँ पर भी मुझे मैसेज करके जो भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, Which of the following reaction is halogen exchange reaction? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यानी हैलोजन की क्या होने वाली है? अदला बदली, है ना। एक हैलोजन आएगा, एक हैलोजन उधर जाएगा। ठीक है, अब हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दो हैं। पहली तो हमारी है फिंकेल्स्टाइन, है ना, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन है, और दूसरी हमारी है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये दो रिएक्शन है हमारी जो हैलोजन एक्सचेंज है, जिसमें हैलोजन एक्सचेंज होता है। स्वार्ट्स जो रिएक्शन है स्पेशली किसके लिए है? एल्किल फ्लोराइड के लिए। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एल्किल फ्लोराइड बनाने का मेथड कौन सा है तो आप आंसर दे दोगे स्वार्ट्स रिएक्शन। चलिए अब अपन इसमें चेक करते हैं कि कौन सा अपना ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ तो देखो भाई, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों जुड़ रहे हैं तो ये तो एडिशन रिएक्शन हो गई, एक्सचेंज रिएक्शन तो है नहीं। सेकेंड वाली को देखो, इसका हैलोजन एक्स जो है वो इधर आ रहा है और NaI सोडियम आयोडाइड का जो आयोडीन है वो इधर आ रहा है, तो तभी जाके Ri एल्किल आयोडाइड और क्या बना है? सोडियम हैलाइड। तो मुझे बताओ इसमें अदला बदली हो रही है कि नहीं? इसका हैलोजन उधर गया और उसका हैलोजन इधर आया, इस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है इसमें, तो ये हमारा हैलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन हो गई। और वैसे मैं इसका नाम बता दूं तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई? फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चलिए, रिएक्शन ऑफ 1 phenyl 2 chloropropane विद एल्कोहलिक KOH गिव्स मेनली। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। ये अपना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा देगा। ओहो, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, चलो अब ठीक है। एक बात और, ये जो आपकी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है ये CBSE मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, प्लस आपका जो भी स्टेट बोर्ड लगता है, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे आप MP बोर्ड से हो, चाहे किसी भी बोर्ड से आप हो, अगर आपके NCERT सिलेबस में है, ये बुक अगर आपके सिलेबस में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। आप इस वीडियो से अपने टॉपिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर थ्योरी के साथ साथ में आप उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो वो जो टॉपिक्स है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और बेस्ट तरीका यही है कि
क्वेश्चंस के माध्यम से आप क्या करो, थ्योरीज को कवर करो या कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, तो आपको पता चलता है कि कहाँ आप गलती करने वाले हो। चलिए पहले मैं ले लेता हूँ 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, जैसा कि हमको क्वेश्चन में बोल रखा है। तो 1 फिनाइल यानी 1 पोजीशन पर मेरे को फिनाइल लेना है, फिनाइल का मतलब मेरे को बेंजीन रिंग लेनी है, ठीक है। और मेरे को 2 क्लोरोप्रोपेन यानी 3 कार्बन की मेरे को सीरीज लेनी है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ भाई CH2, ये मैंने CH और इसके ऊपर ले लिया Cl और यहाँ ले लिया मैंने CH2 और H। इस CH3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 पर फेनिल हो गया, ठीक है, और ये नंबर हो गया आपका 2, तो 2 पर क्लोरो हो गया और ये आपका रिएक्टेंट हो गया। अब इसकी रिएक्शन मेरे को किससे करवानी है भाई, अल्कोहलिक KOH से। किससे करवानी है, अल्कोहलिक KOH से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जहां भी आपको अल्कोहलिक KOH दिख जाए ना, एक तो आपकी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन हो रही होगी, किससे, एक्वस KOH से। एक्वस से एक तो रिएक्शन हो रही होगी, या आपकी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हो रही होगी अल्कोहलिक KOH से। KOH होगा अल्कोहलिक, अल्कोहल में डाला हुआ। एक्वस KOH का मतलब क्या है, KOH को पानी में डाल दिया, और अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है भाई कि KOH को किस में डिसॉल्व किया है, अल्कोहल के अंदर, ठीक है। अब आप देखो इससे तो क्या बनने वाला है आपका अल्कोहल, ये जो Cl है इसको K+ पकड़ के ले जाएगा, KCl बाहर, इसका OH- R से अटैच हो जाएगा। इसमें तो आपको प्रोडक्ट बनने वाला है अल्कोहल, ठीक है। और ये कौन सी रिएक्शन है, ये NSR रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरी वाली रिएक्शन है, इसमें ये जो R ग्रुप है इस पर बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी इसके बीटा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। और फिर ये जो आपको प्रोडक्ट देता है वो कौन सा प्रोडक्ट देता है, एल्कीन। कैसे देता है मैं अभी बताऊंगा। ये प्रोडक्ट देता है एल्कीन, और एल्कीन प्रोडक्ट देगा तो इसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी दिमाग में याद रखने वाली बात कौन सी है कि अगर अल्कोहलिक KOH आए तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, एल्कीन, और एल्कीन प्रोडक्ट तो बनेगा और इसे हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर आपका KOH कौन सा आ जाए, एक्वस, तो एक्वस KOH आ जाए तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल, और साथ ही इसको हम NSR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे सामने रिएक्टेंट कौन है, अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहल तो बनेगा नहीं, एल्कीन बनेगा, यानी ऑप्शन C और ऑप्शन D सबसे पहले अपन के कट गए, क्योंकि इसमें ऑल दे रखा है, मतलब अल्कोहल दे रखा है। तो या तो मेरा ऑप्शन 1 होगा या मेरा ऑप्शन 3 होगा। अब इसके लिए मैं वापस रिएक्टेंट लिखकर आपको सारी कहानी समझा देता हूँ। ये लो भाई, मैंने रिएक्टेंट लिख लिया। 1 पर मैं ले लेता हूँ फिनाइल, ठीक है, ये CH और इसका H और ऊपर लिख देता हूँ, ठीक। इसके बाद यहाँ CH, फिर मैंने लिख दिया Cl और यहाँ लिख दिया मैंने CH3, ठीक। अब देखो ग्रुप से जो पहला कार्बन होता है उसे हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा के बाद वाला होता है बीटा। तो यहाँ पर 2 बीटा कार्बन दिख रहे हैं आपको। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम इस हाइड्रोजन को निकाल लें या CH3 वाली एक हाइड्रोजन को निकाल के इसको CH2 बना दें। अगर हम इधर से हाइड्रोजन लेते हैं और ये हैलोजन को निकालते हैं तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा भाई, इधर आएगा। और अगर हम इधर से इस हाइड्रोजन को निकालें, यानी इसको मैं CH2 और H लिखकर अगर मैं इन दोनों को यहाँ से निकालता हूँ तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है। यानी प्रोडक्ट या तो बीच वाला डबल बॉन्ड बनेगा या साइड वाला डबल बॉन्ड बनेगा। तो देखिए जब बीच में डबल बॉन्ड आता है ना, तो यहाँ पर आप देखो सेथजेफ नियम के अकॉर्डिंग, सेथजेफ रूल के अकॉर्डिंग आपको कितने सब्स्टिट्यूट ग्रुप मिलते हैं, 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप मिलते हैं। अरे मिलते हैं कि नहीं, एक तो लेफ्ट हैंड में मिल गया और एक राइट हैंड में मिल गया। तो सेथजेफ रूल ये बोलता है कि जब आपको 2 तरीके की एल्कीन मिल रही हो तो वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी जिसके पास सब्स्टिट्यूट ग्रुप कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। तो मुझे पता है कि जब बीच में डबल बॉन्ड आता है तो उसके पास सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स ज़्यादा होते हैं, तो वो स्टेबल ज़्यादा होगी। और अगर बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या होगा, 1 हम इधर लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे और 3 इधर लिखेंगे। तो 1 पर फेनिल आ रहा है तो इसका नाम हम लिखेंगे 1 फिनाइल प्रोपीन। क्या लिखेंगे भाई, इसका नाम 1 फिनाइल प्रोपीन। लेकिन अगर साइड में आपका डबल बॉन्ड में लगाऊं, जैसे मैं एक बार आपको बता देता हूं समझने के लिए, अगर मैं साइड में ऐसे लगाता हूं तो देखो ये वाले में अगर हमको नंबरिंग करनी है तो हमको पता है डबल बॉन्ड को पहले हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड को आपको क्या नंबर मिल जाएगा, पहला, और इसको दूसरा और इसको तीसरा। फिनाइल किस पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है। और हमें पता है कि इसमें देखो
ये आपकी एल्कीन हो गई। मात्र कितना सब्स्टिट्यूट मिला आपको? ओनली एक सब्स्टिट्यूट मिला, इसलिए ये तो कैसा प्रोडक्ट है भाई? माइनर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट तो कौन सी एल्कीन बनेगी? 1 फिनाइल प्रोपीन आपका मेजर होगा और जो 3 फिनाइल प्रोपीन है वो आपका माइनर होगा। और जब मेजर और माइनर दोनों आते हैं तो हमें केवल मेजर को ही आंसर देना होता है, ठीक है, याद रखना। तो आंसर होगा आपका 1 फिनाइल प्रोपीन जिसमें डबल बॉन्ड बीच में होगा, ठीक है। तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलता हूं मैं। अगला दे रखा है आपको कि ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर सनलाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस नोन एज। उस पॉइजनस यानी उस जहरीली गैस को हम क्या कहते हैं भाई? फॉस्जीन। फॉर्मूला होता है COCl2। इसको कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। बनती कैसे है मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज कैसे करते हैं ना, तो आपको आंसर देना है कि क्लोरोफॉर्म को हम एक तो बोतल को पूरा फिल करते हैं ऊपर तक। इसकी बोतल जो होती है ना, इसको पूरा फिल करते हैं ऊपर तक, यानी बिल्कुल भी इसमें स्पेस नहीं रखते, क्योंकि अगर स्पेस रखेंगे तो वहां पर क्या चली जाएगी भाई? एयर। और एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफॉर्म है वो रिएक्ट करके क्या बना देता है भाई? जहरीली पॉइजनस गैस फॉस्जीन बना लेता है। इसलिए इसकी बोतल को ऊपर तक भरा जाता है जिससे बिल्कुल एयर ना रहे। और इसको हम कलर्ड बोतल के अंदर रखते हैं, क्योंकि अगर कलरलेस हम कांच की बोतल में इसको रखेंगे तो कांच की बोतल में से क्या हो जाएगा? कलरलेस अगर वो बोतल है तो सनलाइट पास हो जाएगी, और सनलाइट पास हो जाएगी तो वो रिएक्शन कर लेगा। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको कलर्ड बोतल के अंदर बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड करके इसको उसके बाद में रखते हैं। अब इसकी रिएक्शन भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे करेक्ट आंसर आपको मिल ही गया है, रिएक्शन भी आप देख लो। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। किससे रिएक्शन कर रहा है? एयर से। एयर का मतलब ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो होगा क्या? फॉस्जीन गैस बना लेगा, COCl2 बना लेगा, साथ में क्या रिलीज कर देगा भाई? साथ में रिलीज कर देगा आपका HCl, ठीक है। क्या रिलीज कर देगा भाई? आपका HCl मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू एन एल्कीन बाय अल्कोहलिक KOH इज क्लासिफाइड एज। अभी मैंने आपको बताया कि अल्कोहलिक KOH से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। और आप मुझे बताओ इस रिएक्शन के अंदर आप किस किस को हटा रहे थे? तो अभी मैंने आपको बताया, आप तो एक हाइड्रोजन को हटा रहे थे और किसको हटा रहे थे? हैलोजन को। दो चीज को हटा रहे थे ना भाई। जैसे मैं आपको एक बार दोबारा लिख देता हूं, CH3 CH2 Cl, और प्रेजेंस किसकी है? अल्कोहलिक KOH की। आप हटा किसको रहे थे? अल्फा से तो आप हटा रहे थे हैलोजन को, और बीटा से आप हटा रहे थे एक हाइड्रोजन को, है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं CH2H। तो यहां से तो हाइड्रोजन हटा रहे थे और यहां से हैलोजन हटा रहे थे। तो यहां क्या बच रहा था? CH2 और कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या लगा रहे थे हम? डबल बॉन्ड। तो कुल मिला के हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को हम हटाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या कह सकते हैं भाई? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, या इसका एक नाम और है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है इसको? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि बीटा पोजीशन से क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो बिल्कुल कमेंट करके आप जरूर बताओगे, और किस किस लेसन में आपको दिक्कत है और किसकी आपको PYQ सीरीज और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताओगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस चैप्टर की भी आपको PYQ सीरीज लेके आऊं। रेसिमाइजेशन अकर्स इन, तो भाई रेसिमाइजेशन किस में होता है? SN1 में होता है, जबकि वॉल्डन इन्वर्जन जो है, इन्वर्जन किस में होता है? SN2 में होता है। तो यहां तो अपन से रेसिमाइजेशन पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर तो इसका क्या होगा? SN1 होगा। देखो, एक काम आप ये भी करो, जैसे ही क्वेश्चन आ जाए ना, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश करो कि क्या आप उसका करेक्ट ऑप्शन दे पाते हो, और फिर आप लास्ट में ना कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि मैं लगभग आपको 18 क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इन 18 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे थे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका टॉपिक कितना स्ट्रॉन्ग है। तो रेसिमाइजेशन किस में होता है भाई? SN1 में होता है, ठीक है। क्यों होता है कि SN1 में क्या बनता है? कार्बोकैटायन। SN1 में क्या बनता है? कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन में ना दोनों ही जगह से पॉसिबल अटैक हो सकता है, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब प्लेनर स्ट्रक्चर है तो यहाँ से राइट हैंड साइड से भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है,
और लेफ्ट हैंड साइड से भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। अब अगर राइट हैंड साइड से होगा तो बताओ भाई न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा, राइट हैंड साइड पर जुड़ जाएगा, और इसको क्या बोलूंगा मैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड बोलूंगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, लीवोरोटेटरी कंपाउंड बोल दूंगा, यानी ये मेरे लिए एल हो जाएगा। तो जिसमें डी और एल दोनों बनते हों उसे ही अपन क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन। और ऐसा केवल और केवल किस में होता है, SN1 में होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें SN1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्जन एंड कॉन्फ़िगरेशन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया वाल्डन इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब जो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन है जस्ट उससे उल्टा कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट का होगा। यानी अगर मेरे पास रिएक्टेंट डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो प्रोडक्ट मेरे को लीवोरोटेटरी मिलेगा। ऐसा किसमें होता है, ऐसा तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, कैसे, चलो मैं एक छोटे से एग्जांपल से इसको बता भी देता हूं। जैसे आप देखोगे तो हमने वहां पर मिथाइल हैलाइड ले रखा है, मैंने यहां पर चलो लिख दिया, एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूं इसको। चलो सपोज मैंने ले लिया यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब मिथाइल ब्रोमाइड पर मैं रिएक्शन करवाना चाहता हूं न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल इसके जस्ट बैक डायरेक्शन से अटैक करता है। तो यहां से क्यों नहीं अटैक करता, क्योंकि देखो यहां पर तो Br है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके आसपास तो पूरा एनवायरनमेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और आपको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी ये इधर से जो अपना OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो इधर से तो अटैक नहीं कर पाएगा। तो अब इसको अटैक करने के लिए सुटेबल पोजिशन कहाँ है कि भाई ये बैक साइड से अटैक करे। तो यहाँ आपने ले लिया एल्किल ब्रोमाइड। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है बैक साइड से अटैक करता है और प्रोडक्ट क्या बना देता है, कुछ इस तरीके से OHCH3। अब देखो यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ा था, राइट हैंड डायरेक्शन में, लेकिन प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ा है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। यानी ये मेरा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, लीवोरोटेटरी हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्टेंट जो है उससे जस्ट उल्टा प्रोडक्ट मिलता है और ये होता है SN2 मैकेनिज्म के अंदर। तो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following molecule has a chiral center correctly labeled with an asterisk? तो इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट कायरल सेंटर बताना है। अभी कायरल सेंटर क्या है मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि देखो कार्बन की 4 वैलेंसी अगर चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हों, ठीक है, तो इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। और इसी को अपन स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर। और स्टीरियो सेंटर के साथ साथ इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं भाई, इसी को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। दोबारा सुन लो, वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अदर ग्रुप से सेटिस्फाई हो, यानी चारों ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, ऐसे कार्बन को अपन कायरल कार्बन कहते हैं। इसी को अपन एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, इसी को अपन स्टीरियो सेंटर कहते हैं, और ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब आपको इन चारों ऑप्शनों में से वो ग्रुप छांटना है जिसके चारों ग्रुप डिफर हों। तो चलिए देखते हैं ऐसे कार्बन को अपन। पहले वाले कार्बन के देखो ये CH3 ये CH3, दोनों CH3 सेम, तो ये आंसर होगा नहीं। दूसरे वाले में देखो CH2OH CH2OH, ये दोनों सेम, ये आंसर होगा नहीं। इसमें देखो CH3 CH3, ये भी सेम, दोनों Br2 ये भी सेम, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचा तो एक ही, तो करेक्ट आंसर तो अपना बी होगा। फिर भी इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलो सेंटर में ले लेता हूं मैं कार्बन जिस पर स्टार लगा रखा है और इसकी 4 वैलेंसी कर देता हूं। चलिए एक जगह तो क्या लिख रखा है भाई, CH3, फिर क्या दे रखा है CH2Br, ये लो CH2Br लिख दिया मैंने। और क्या दे रखा है H, ये लो मैंने H लिख दिया। और क्या दे रखा है Cl, मैंने Cl लिख दिया। अब बताओ ये चारों ग्रुप सेम है या अलग अलग है। आप कहोगे कि सर चारों ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग, और चारों ग्रुप अलग अलग हैं तो ये वाला कायरल सेंटर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। और अभी मैंने आपको जस्ट पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि भाई यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज 2 रिएक्शन होती हैं और एल्काइल फ्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा है, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन करवा दो सिल्वर फ्लोराइड के साथ, सिल्वर फ्लोराइड से करोगे तो एक क्या निकल जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। फ्लोरीन बचेगा, वो फ्लोरीन अटैच हो जाएगा R से, तो RF बन जाएगा, एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। ये आपकी करेक्ट रिएक्शन हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन है अपना ऑप्शन बी।
चलिए आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 1,2-डाइक्लोरोईथेन इज हीटेड विद KOH, और KOH भी कौन सा दे रखा है, देखो इथेनॉल में। इथेनॉल का मतलब वही अल्कोहलिक KOH दे दिया। अब अल्कोहलिक KOH दे दिया तो क्या होगा, 2 एटम निकलेंगे, नया पाई बॉन्ड बनेगा। और 2 एटम निकल जाएं और नया पाई बॉन्ड बन जाए, और ये पहचान है किसकी, एलिमिनेशन रिएक्शन की। अभी अभी हमने देखा था ना कि हाइड्रोजन निकल रहा था और हेलोजन निकल रहा था और एल्कीन बना रहे थे, मतलब हम नया क्या बना रहे थे, पाई बॉन्ड लगा रहे थे। तो ये पहचान है किसकी, एलिमिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है ये बातें। अब यहाँ पर देखो KOH कितना मोल दे रखा है, 1 मोल दे रखा है। KOH का काम क्या है भाई, KOH क्या है, एक बेस है, और बेस क्या देगा, OH माइनस, और बेस क्या करेगा, रिएक्टेंट में से H+ को उड़ा के ले जाएगा। ठीक है, कैसे ले जाएगा भाई, देखो कहाँ ले जाएगा, सारी बातें समझते हैं। ये ले लिया मैंने, सपोज कोई एल्कीन है ना, एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर बाद में मैं इस एग्जांपल पर आऊँगा। ये मैंने ले लिया CH2। ठीक, चलो पहले तो एल्किल हैलाइड ले लेते हैं हम, CH3 CH2 Cl। ठीक है, ये ग्रुप है, ये मेरा अल्फा कार्बन, और ये वाला मेरा कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन। अब आप यहाँ पर आपको पता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, इसको CH2 लिख दूँ, तो यहाँ पर एक H लिख सकता हूँ मैं। तो बेस क्या करेगा, OH माइनस रिलीज करेगा, और इस बेस क्या करेगा, इसके बीटा पोजीशन से H+ को ले जाएगा, और फिर ये जो हेलोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- के फॉर्म में अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, केवल CH2 और कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, और इस तरीके से एल्कीन बन जाती है। अब मेरे पास 1 मोल KOH होगा तो मेरा 1 हाइड्रोजन जाएगा। अगर मेरे पास 2 मोल KOH होंगे तो मेरे कितने हाइड्रोजन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन जाएंगे, और फिर 2 हेलोजन निकलेंगे। यानी अगर मेरे पास 1 मोल KOH है तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि आपको 1 हाइड्रोजन निकालना है और 1 आपको हेलोजन निकालना है। चलिए मैं रिएक्टेंट लिख देता हूं, 1,2-डाइक्लोरोईथेन। देखना ये 1 और ये 2। ठीक है, अब इथेन मेरे को है तो मेरे को सिंगल बॉन्ड चाहिए, तो मैं पहले यहां लिख देता हूं CH2 CH, इधर H, इधर Cl, और इधर लिख देता हूं मैं Cl। अब देखो 1 पर भी Cl है और 2 पर भी Cl है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो ये इथेन हो गया। अब सपोज ये मेरा ग्रुप है तो ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई, अल्फा, और ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई, बीटा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको भी ग्रुप मानना चाहते हो तो ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। अब मेरे को करना क्या है, अल्फा से तो हेलोजन को हटाना है, और बीटा से क्या करना है, मुझे हाइड्रोजन को हटाना है। यही तो होता है अल्कोहलिक KOH में, अल्फा से हेलोजन को हटाते हैं, बीटा से हाइड्रोजन को हटाते हैं, हाइड्रोजन हेलोजन दोनों हटते हैं, इसलिए इसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी अपन इसको बोलते हैं। तो ये दोनों निकल जाएंगे तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बचेगा, ये बचेगा। और कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। और ये क्या हैलाइड दिख रहा है आपको, मुझे बताओ कौन सा हैलाइड दिख रहा है, तो आप आंसर दे दोगे कि सर ये तो विनाइल हैलाइड है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन अगर इसी प्रश्न में आपको 1 मोल की जगह 2 मोल लिख देता तो भाई मैं रिएक्टेंट को एक बार दोबारा लिख लेता हूं। ठीक है, ये मेरा हो गया 1,2-डाइक्लोरोएथेन। अब अगर 2 मोल KOH होते तो मेरे को 2 तो यहां से क्या हटाने पड़ते, हाइड्रोजन, और 2 ही क्या हटाने पड़ जाते मेरे को, हेलोजन। तो मेरे पास क्या बचता भाई, CH और CH बचता। कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ता, ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ता, यानी ये मेरा एल्काइन बन जाता, और वैसे कॉमन नेम इसका क्या हो जाता, एसिटाइलिन हो जाता। तो ये तो आंसर तब होता जब यहाँ पर कितने KOH होते, 2 मोल। 1 मोल दे रखा है तो ये आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो बेस्ट तरीका यही है कि आप थ्योरी पढ़ने के बाद उस थ्योरी के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो वो टॉपिक आपका स्ट्रांग होता है। ठीक है, और अजय एकेडमी आपको इसी चीज़ को बताने के लिए यहाँ पर क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है वो हमने चलाई हुई है कि भाई थ्योरीज को तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन थ्योरीज में क्वेश्चन आपका जब ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनने लग जाएं तब आप समझ लो कि आपको कॉन्सेप्ट आ गया, आप सारी चीज़ों को समझ जाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और 11वें नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
रिटेंशन क्या होता है, जैसा कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का है वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट का रहे। यानी अगर मेरा रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्रोडक्ट भी मेरा कैसा रहे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन होता है कि अगर मेरा रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो मेरा प्रोडक्ट क्या बने, लीवो रोटेटरी। इसको तो बोलते हैं इन्वर्जन। और अपन रिटेंशन बोलते हैं जैसा रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन है वैसा का वैसा कॉन्फ़िगरेशन किसका रहे, प्रोडक्ट का। तो चलिए, अब आप सभी को पता है कि भाई SN1 में क्या होता है, रिटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर तो कौन सा है, SN1 है। SN1 इसका करेक्ट आंसर है। इसको और समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि SN1 में क्या होता है, प्राइमरी स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। अब अगर कार्बोकैटायन है तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों डायरेक्शन से हो सकता है, लेफ्ट डायरेक्शन से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है। अगर राइट से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है तो मुझे बताओ ये प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी बन जाएगा। और अगर लेफ्ट डायरेक्शन से अटैक किया है तो प्रोडक्ट आपका कौन सा बन जाएगा, लीवो रोटेटरी बन जाएगा। यानी इसमें DL दोनों बनते हैं, यानी रेसेमिक मिक्सचर बनता है जिसमें D और 50% क्या हो, L। ऐसे मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। तो ये तो किस में होता है, SN1 में होता है। यानी अगर मेरा रिएक्टेंट D है तो यहाँ पर D भी बनता है और L भी बनता है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि भाई रिटेंशन तो केवल और केवल किस में होता है, SN1 में। जबकि SN2 में क्या होता है, रिएक्टेंट जो आपका D है वो 100% किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, L में कन्वर्ट हो जाता है। तो SN2 में तो केवल और केवल क्या होता है, इन्वर्जन होता है। लेकिन SN1 में इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई रिटेंशन किस में होता है, तो केवल ये SN1 मैकेनिज्म में होता है। जबकि SN2 में तो 100% क्या होता है, इन्वर्जन ही होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। The species that attacks benzene in following is। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन सबको बहुत पसंदीदा रिएक्शन है भाई एग्जामिनर की, लगभग हर दूसरे तीसरे साल ये रिपीट होती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, जिसमें आपका एनाहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आपका रिएजेंट अटैक करता है। और ये एक प्रकार की ESR रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यानी अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यानी जिस पर पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव किस पर है, ऑप्शन नंबर D Cl+ इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी मैकेनिज्म को भी मैं आपको समझा देता हूं। तो देखना, ये जो क्लोरीन है Cl2, ये पहले AlCl3 से रिएक्ट करती है और बनाती क्या है भाई, Cl+, और साथ में क्या बना देती है, AlCl4-। अब ये Cl+ जो है ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, जो बेंजीन पर अटैक करता है और क्लोरोबेंजीन बना देता है। तो मुझे बताओ अटैकिंग ग्रुप ही आपसे पूछ रहा है, तो अटैकिंग ग्रुप कौन सा है, Cl+। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन D। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, ये क्वेश्चन भी मैं आपको ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। विनाइल हैलाइड दे रखा है और विनाइल हैलाइड में जो हेलोजन अटैच है उस कार्बन की आपको क्या पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखो भाई, ये विनाइल हैलाइड जो है इसमें जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड है। और मैंने आपको बता रखा है कि डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा होता है, sp2 होता है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बता देता हूँ कि देखो कार्बन के 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है। जब सारे बॉन्ड सिंगल हों, जब एक डबल बॉन्ड हो और एक क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, या कार्बन के इस तरीके से क्या हो, डबल बॉन्ड। जब सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। जब एक डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। जब एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड होते हैं इस तरीके से तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ एक डबल बॉन्ड है इस कार्बन पर और डबल बॉन्ड है, तो मुझे बता दो कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन B। लेकिन अगर यहां पर आपको अलाइल हैलाइड पूछ देता तो अलाइल हैलाइड में याद रखना कि ये जो हेलोजन है वो इस कार्बन से जुड़ता है जिसके सारे बॉन्ड सिंगल हैं। तो ये कार्बन कौन सा होता है, sp3। तो अलाइल हैलाइड पूछे तो हेलोजन sp3 से जुड़ा है, विनाइल हैलाइड पूछे तो हेलोजन sp2 से जुड़ा है। इज दैट क्लियर? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा अच्छे से देख लो, क्योंकि आप पर कई बार होता क्या है, क्वेश्चन आते हुए भी आप इसके ऑप्शन थोड़े से ऐसे होते हैं ना कि ऑप्शन में आप उलझ जाते हो और आंसर को गलत कर बैठते हो। तो पहले क्वेश्चन को देखने से पहले आप इसमें ऑप्शन को ध्यान से समझो।
ऑप्शन क्या है कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हो, यानी जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हो असर्शन को, तो आप ऑप्शन कर देना ए। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन आपको ना दिखे, यानी एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, कोई रिलेशन ना दिख रहा हो, तो आप ऑप्शन कर देना बी। दोनों सही है लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी जब असर्शन सही हो रीजन गलत हो, ऑप्शन डी जब सब कुछ गलत हो, ठीक है। तो ऑप्शन आपने समझ लिया, आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लो, देख लो, फिर मैं चलता हूं क्वेश्चन के ऊपर। चलिए तो अब क्वेश्चन को आप देखो। क्वेश्चन है आपका कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो आयोडोइथेन में इजियर यानी आसानी से होती है एज कंपेयर टू क्लोरोइथेन। और फिर रीजन दे रखा है कि क्लोरोइथेन की जो बॉन्ड एनर्जी है इज लेस देन सीआई बॉन्ड, यानी सीसीएल की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा है और सीआई की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कैसी है, कम है, ठीक है। यही बोल रहा है क्या, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सीसीएल बॉन्ड इज लेस। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे बोल रहा है कि सीसीएल बॉन्ड की तो एनर्जी कैसी है, लेस, और सीआई बॉन्ड की एनर्जी कैसी है, ज्यादा, ठीक है। यानी मैं पहले आपको इसको समझा देता हूं, फिर एक एक करके अपन चीजों को देखते हैं। पहले तो मैंने ले लिया एल्काइल क्लोराइड और मैंने ले लिया एल्काइल आयोडाइड। हमको पता है आयोडीन का साइज बड़ा है, और साइज बड़ा है तो मुझे बताओ ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा कि नहीं। आप कहोगे कि हाँ सर ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। चलिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। एक छोटी लकड़ी मैं आपको देता हूँ और एक बड़ी लकड़ी मैं आपको देता हूँ, और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सी लकड़ी आसानी से टूटेगी। तो आप आंसर दोगे कि सर बड़ी लकड़ी बहुत आसानी से टूट जाएगी, यानी इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी कैसी देनी पड़ी है, एनर्जी कम देनी पड़ी है। छोटी लकड़ी को तोड़ने के लिए मुझे बताओ एनर्जी कम लगेगी या ज़्यादा। आप बोलोगे कि सर छोटी लकड़ी तो आसानी से नहीं टूटेगी, इसको तोड़ूंगा तो मुझे एनर्जी कैसी चाहिए, ज़्यादा चाहिए। यानी ये आर आई वाला बॉन्ड बड़ा है तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कैसी लगेगी भाई, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी। ये RCl वाला बॉन्ड छोटा है तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कैसी लगेगी, ज़्यादा लगेगी। और अगर यहाँ से ये बॉन्ड फटाफट टूट जाएगा तो आई फटाफट निकल जाएगा, और अगर ये फटाफट निकल जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देगा। और ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट नहीं रहा और ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट नहीं रहा, तो ये NSR रिएक्शन आसानी से नहीं देगा, सीधी सीधी बात है। तो भाई कथन तो मेरा एक बिल्कुल सही है, कथन तो मेरा 110% सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो रीजन है ये गलत दे रखा है। ये बोल रहा है कि CCl की बॉन्ड एनर्जी तो लेस है और CI की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। अरे नहीं भाई, ये तो उल्टा बोल रहा है, CI को बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी जबकि CCl को तोड़ने के लिए एनर्जी कैसी लगेगी, ज़्यादा। तो असर्शन राइट है मेरा और रीजन गलत है, यानी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। देख लीजिए, असर्शन मेरा सही है और रीजन मेरा गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अब मैं आपको केवल क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि ऑप्शन आपको मैंने एक ही बार बता दिया, आप अच्छे से इन चीजों को समझ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और रीजन इसका क्या दे रखा है, CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। चलिए पहला रीजन तो पहले तो असर्शन को अच्छे से देख लो। ये असर्शन आपसे बोल रहा है कि भाई जो क्लोरोबेंजीन है वो रेजिस्टेंस मतलब आसानी से नहीं देती क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फिर बोल रहा है कि CCl बॉन्ड जो है वो क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है। तो भाई रीजन भी बिल्कुल सही है, रीजन की बात बिल्कुल सही है और असर्शन भी सही है कि क्लोरोबेंजीन भाई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन उतनी आसानी से नहीं देता जितनी आसानी से बेंजीन देता है ना। आपको NCERT में 6.9 करके या 6.10 आप देख लेना, पुरानी अगर आपके पास किताब है तो आपको 10.9 करके क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें साफ साफ क्वेश्चन है कि भाई जो बेंजीन है वो ESR रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन ESR रिएक्शन उतनी आसानी से नहीं देती जितनी आसानी से कौन देता है, बेंजीन। तो बात तो बिल्कुल सही है भाई, असर्शन बिल्कुल सही है कि क्लोरोबेंजीन ESR रिएक्शन आसानी से नहीं देता यानी रेजिस्टेंस करता है उसके लिए। और CCl बॉन्ड में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, और अगर आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन बी। अब इस चीज़ को समझ लो आपने, ये तो आपने ऑप्शन देख लिया भाई है ना, लेकिन अपन चीज़ों को समझने के लिए आए हैं, केवल ऑप्शन देखने के लिए अपन नहीं आए।
तो देखो क्लोरोबेंजीन में होता क्या है कि जो क्लोरीन एटम लगा हुआ है उसका कौन सा इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट होता है भाई -I, और इस क्लोरीन पर लोन पेयर होने की वजह से इसका +R इफेक्ट भी होता है। +R इफेक्ट होने की वजह से ऑर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज आता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर देता है और ESR रिएक्शन हो जाती है, ESR प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन अगर इन दोनों फैक्टर्स में से मेरे को पूछा जाए तो यहाँ जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, -I, और -I इफेक्ट का मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो बेंजीन रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो मुझे बताओ बेंजीन वाले पर या मैं कहूँ बेंजीन रिंग पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यानी इस पर पॉजिटिव जनरेट होगा, और पॉजिटिव जनरेट होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। भाई ये जब इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो मैं एक तरीके से ये कह सकता हूं कि Cl के -I इफेक्ट ने इस बेंजीन रिंग को ESR के लिए क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। मेरी बात आ रही है समझ में, और इनएक्टिव कर दिया तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उतना अच्छे से नहीं होगा जितना अच्छे से किस में हो जाएगा, बेंजीन में हो जाएगा। इसलिए बेंजीन में ESR रिएक्शन मोर सुटेबल है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। ठीक है, होने को इसका +R इफेक्ट भी होता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है यहाँ पर, -I इफेक्ट है, और -I का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना, और जब खींचेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो फिर पॉजिटिव पर अटैक करेगा नहीं, इसलिए ये -I की वजह से क्या होता है भाई, इनएक्टिव हो जाती है। ESR रिएक्शन उतनी आसानी से नहीं देती जितनी आसानी से बेंजीन देता है। तो अब मुझे बताओ यहाँ कहीं रीजन में -I और ऐसे इफेक्ट की चर्चा की है क्या, बिल्कुल नहीं की। और क्लोरोबेंजीन में हम सबको पता है रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की वजह से क्या आ जाते हैं भाई, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है, तो हमको ये बात ध्यान रखनी है। तो हम कहेंगे कि भाई करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, दोनों सही है लेकिन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा B हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट 16वां देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड गिव्स अ मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर। एनेंटियोमर कौन देता है भाई, जिस पर ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल हो, यानी जिसके सारे ग्रुप कैसे हों, डिफर हों। एनेंटियोमर का मतलब वो D भी देगा और कौन सा देगा, L भी देगा, और DL तो मेरे को किस में मिलता है, SN1 में मिलता है। किस में मिलता है मेरे को, SN1 में। अब मैं रीजन में देखता हूँ कि SN1 की बात कर रखी है क्या। आप देखो रीजन में बात ही किसकी कर रखी है भाई, SN2 की, यानी इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। अब पहले मैं SN2 की देख लेता हूँ ये बोल क्या रहा है। SN2 रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड आर अकम्पनाइड accompanied by inversion of configuration, यानी ये बोल रहा है आपसे कि भाई SN2 रिएक्शन में जो ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड है वो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। बिल्कुल बात सही है, SN2 में यही होता है, लेकिन हमको एनेंटियोमर चाहिए, और एनेंटियोमर का मतलब D के साथ साथ L भी बने, और D के साथ L किस में बनता है, केवल SN1 में बनता है। यानी बात तो दोनों सही है, बात तो ये भी सही है और बात तो ये भी सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन B। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंस टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि भाई क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से क्या आ जाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने से ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, आसानी से टूटता नहीं है। और अगर ऐसी कंडीशन है तो मुझे बताओ, पहले इसका रीजन देख लो आप। रीजन क्या बोल रहा है, CCl बॉन्ड गेट्स वीकर ड्यू टू रेजोनेंस। अरे भैया वीकर नहीं होता, स्ट्रांग हो जाता है डबल बॉन्ड की वजह से, क्योंकि सिंगल बॉन्ड, मैं आपसे पूछूं सिंगल बॉन्ड, एक लकड़ी दे दूं, 2 लकड़ी का गट्ठा दे दूं, एक 3 लकड़ी का गट्ठा दे दूं, मुझे बताओ किसको आसानी से तोड़ दोगे, इसको तोड़ दोगे ना। डबल बॉन्ड उतनी आसानी से टूटेगा क्या, नहीं। तो डबल बॉन्ड इससे कैसा है, स्ट्रांग, और ट्रिपल बॉन्ड इससे भी स्ट्रांग है। तो मुझे बताओ इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने की वजह से ये आसानी से टूटेगा नहीं, यानी ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, वीकर नहीं होगा। तो ये गलत है और ये बिल्कुल सही है। तो मुझे बताओ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई अपना ऑप्शन C, जिसमें असर्शन तो सही है
लेकिन रीज़न कैसा है, गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसको मैं आपसे कह रहा हूँ एक बार आप इसको पढ़ो और इसका आंसर मुझे आप दे के बताओ। देखते हैं आप क्या आंसर देते हो। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलिए, दे दिया आपने आंसर। कौन सा आया है आपका ऑप्शन? क्या आपका ऑप्शन एक है? क्या ऑप्शन आपका ए है? और अगर आपका ऑप्शन ए है तो आप गलत हो। भाई क्वेश्चन की खासियत ये है कि आप बढ़िया क्वेश्चन डिज़ाइन किया है, आप एक बार इसको पढ़ो अच्छे से। अगर आपने इसका ऑप्शन एक दे दिया, ए दे दिया, सेंडमेयर रिएक्शन दे दिया, तो आप यहाँ पर गलत हो। क्यों गलत हो? ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि अबव द नेम ऑफ अबव रिएक्शन, मैं इसको एक बार छोटा कर लेता हूँ जिससे अपन को अच्छे से दिखे। ऑन टेकिंग कॉपर मेटल इंस्टेड ऑफ क्यूप्रस साल्ट विल बी, यानी ये जो क्यूप्रस क्लोराइड आपको दे रखा है या क्यूप्रस ब्रोमाइड आपको दे रखा है, इसकी जगह अपन केवल कॉपर मेटल को ले लें तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? अगर इस रिएजेंट की जगह पर अगर मैं केवल कॉपर मेटल ले लूं तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा, यानी यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन उस रिएक्शन को क्या कहते हैं अपन? गाटरमान रिएक्शन। क्या कहते हैं भाई उस रिएक्शन को? गाटरमान रिएक्शन कहते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन नहीं कहते। याद रखना कि अगर Cu2Cl2HCl हो तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, Cu2Br2HBr हो तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ये तो कौन सी रिएक्शन है? सेंडमेयर रिएक्शन है। लेकिन अगर इसकी जगह में मैं केवल क्या ले लूं? कॉपर ले लूं, तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? गाटरमान रिएक्शन बोला जाता है। यानी यहां करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। एंड में मुझे बताना आप मत भूलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और वीडियो कैसी लगी। क्या कोई और आपका सजेशन है या कोई भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे दो जगह कांटेक्ट कर सकते हो। या तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दो, या FB पेज पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है, यहाँ भी आप मुझे पर्सनल मैसेज करके चीज़ों को पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते ही हैं ऐसी अगली वीडियो शानदार के अंदर। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।